देखिए बेटा, ग्रेविटेशन चैप्टर आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशन में क्या होता है, अर्थ की प्रॉपर्टी की वजह से एवरीबडी अट्रैक्ट्स every other body in this universe because of its mass. तो मास की वजह से क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर मास है उसको अट्रैक्ट करता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को द फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो मास की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि इसका मास m1 है और इसका मास m2। तो ये वाला मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा F21। ये वाला मास इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा F12। और ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू F21। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। F12 माइनस F21 के इक्वल होता है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर हम F सपोज कर लेते हैं, पहला दूसरे को F4 से अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा भी पहले को F4 से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। तो स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स कम होगा। तो ऑब्जेक्ट जितना नजदीक रखे हुए होंगे उतने ही ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है G, हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेविटेशन के लिए। तो ये फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट आप इस फॉर्मूले से आसानी से याद कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम किलोग्राम नीचे आ जाएगा तो किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं कि G की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ G। तो इसमें जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनको हम 1 ले सकते हैं उनको 1 रख दीजिए। तो इससे फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू
जैसे F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसमें m1 और m2 दोनों को 1 kg लेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको 1 मीटर। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो F किसके बराबर हो जाएगा? G के बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर हो। तो G को कैसे डिफाइन करेंगे? Gravitational constant is equal to the gravitational force 6.67 into 10⁻11 Newton when the objects are of 1 kilogram each and are placed at 1 meter. तो अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है उनको 1 मीटर पे रख दो तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इतना होगा 6.67 into 10⁻11 न्यूटन और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी। इसकी डायमेंशन आपने पहले निकाली हुई है। डायमेंशनल एनालिसिस में इसकी डायमेंशन होती है m-1 L3 T-2। तो अब आपको डायमेंशन तो सीखने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही आपको पता है कि डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन, ये जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, तो इन पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के कॉमन सेंटर की तरफ होगा, यानी कि टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है कि वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज कंजर्व। जो वर्क डन है वो कंजर्व रहता है एंड कैन बी रिकवर्ड बैक, और इसको रिकवर किया जा सकता है वापस। और दूसरी इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर हम एक को एक्शन कंसिडर करें तो दूसरे ऑब्जेक्ट में जो फोर्स होगा वो उसकी रिएक्शन होगा। Gravitational forces follow Newton's third law। जैसे F12 है तो ये -F12 के इक्वल होगा।
यानी कि एक एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। तो किसी भी मीडियम में देखिए तो जो फोर्स है वो सेम रहेगा। मीडियम चेंज करने से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ये सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है m1। अब इसको इसके आसपास कई सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे m2 रखा हुआ है, m3 रखा हुआ है और m4 रखा हुआ है। तो m2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये सपोज करिए कि F2 फोर्स लगा रहा है, m3 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और m4 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएगा और जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स एल्जेब्राइक सम के इक्वल नहीं होता है। मतलब हम इसको F2 प्लस F3 प्लस F4 नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के जो नेट फोर्स ऑन m1 है दैट विल नॉट बी इक्वल टू एल्जेब्राइक सम। जैसे सपोज करिए कि 2 न्यूटन का फोर्स है, ये 3 का 4 है, तो 2 3 5 और 4 9 न्यूटन नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि जो नेट फोर्स है वो इनके फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, वेक्टर सम के लिए या तो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करेंगे या पॉलीगन लॉ को या फिर कंपोनेंट मेथड, एक्स वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करके फिर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आप इसको इस तरह से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी फोर्स को हम इस तरह से नेट फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, वेक्टर सम को यूज करेंगे। और वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो ये 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? आपको 5-6 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनमें से कोई से भी 2 प्रॉपर्टीज आएंगी या 3 प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली जाएंगी। फिर आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी आप समझते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये सपोज करिए कि अर्थ है। अर्थ के मास को हमने, ये मास ऑफ अर्थ, ई जो सबस्क्रिप्ट है इसको हम अर्थ के लिए यूज कर रहे हैं। सपोज करिए कि जो मास ऑफ अर्थ है वो कैपिटल एम के इक्वल है। इसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास एम के इक्वल। तो जो ग्रेविटी है वो उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। ये ग्रेविटी इसको अपनी सेंटर की तरफ खींचती है और जो फोर्स लगाती है उसको वेट बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है वो इस स्मॉल एम को जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है इस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो ये वाला जो फोर्स है ये वेट है, m इंटू जी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? ये जो मास है ये बहुत छोटा है, ये इसका सेंटर हो गया, ये अर्थ का सेंटर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो अर्थ की रेडियस के बराबर होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो इसकी सरफेस पे रखा हुआ है और एक अर्थ, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। अब जो f है उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल G m1 m2। m1 हो गया कैपिटल M और m2 हो गया स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
अब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींच रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है और ये वेट के इक्वल। एक्चुअली ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही वेट होता है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो m इंटू जी किसके बराबर हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो। ये m से कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये m का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ और r का मतलब हो गया रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखेंगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ऐसे भी इसको याद रखेंगे, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशनशिप हो गया। ये फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे रखे हुए हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर हम अर्थ की डेंसिटी को यूनिफॉर्म कंसिडर कर लें, तो हम ये अगर ये सपोज कर लें कि भाई जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ की, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसिडर कर लें कि रो के बराबर है और रेडियस को हमने आर कंसिडर करा हो, तो अर्थ को हम एक स्फीयर की तरह कंसिडर कर सकते हैं और फिर हम इसका जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो मास ऑफ अर्थ किसके बराबर हो जाएगा, ये जो कैपिटल एम है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रो हो जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अगर ये मास की वैल्यू हम इसमें सब पुट कर देते हैं, कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, ये कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर और एम की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। तो ये आर स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर बचेगी। तो ये वाला टर्म जो है स्मॉल जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 बाई जी आर रो। तो स्मॉल जी को हम डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं 4/3 पाई जी आर रो। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स का स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर मास का फॉर्मूला याद रखना है, इसको याद रखने जैसा कुछ नहीं है इसमें, ये आप जानते ही हैं कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये अर्थ के रेडियस को हमने कैपिटल आर कंसीडर कर लिया, तो ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मास की वैल्यू रख देंगे मास ऑफ अर्थ की, तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन डेंसिटी के टर्म्स में, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी के टर्म्स में आ जाएगा। जी इज इक्वल टू, देखिए अब ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होगा, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। यहाँ पे ये नोट देखिए कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जो स्मॉल जी है, ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चेंज होता है। वो कैसे कैसे चेंज होता है, आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो चेंज होता है, अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तो चेंज होता है, और अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से भी उसमें चेंज आता है। तो अब इसका चेंज पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज होता है हाइट के रिस्पेक्ट में और किस तरह से चेंज होता है डेप्थ के रिस्पेक्ट में।
वेरिएशन इन स्मॉल जी, और फिर सबसे पहला टॉपिक है वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो हाइट के रिस्पेक्ट में ये किस तरह से चेंज होता है? ये सपोज करिए कि अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस से h हाइट पे कोई पॉइंट है, ये स्मॉल h हाइट पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इसका ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है। तो जो g डैश है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज करिए कि अर्थ की सरफेस पे इसकी वैल्यू g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो h हाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि g डैश को हमें कैलकुलेट करना है। हमें ये रिलेशन पता है कि जो g की वैल्यू होती है g इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल। ये स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन, ये सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये r हो, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये h हाइट हो। तो g डैश के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को अगर आप इस वाले पॉइंट पे निकालोगे, इस वाले पॉइंट पे लगाओगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन, अब इस पॉइंट से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर h प्लस आर, तो ये r प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, ये कैपिटल G और कैपिटल M ये दोनों कांस्टेंट है। G हमें अर्थ के सरफेस में पता है कितना होता है, मतलब G भी नोन है, तो इससे हमें सर G आर, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो G डैश अपॉन G की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, GM अपॉन R प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM अपॉन R स्क्वायर। ये सर GM h प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, R प्लस एच होल स्क्वायर नीचे आएगा, R स्क्वायर अपॉन R प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से नीचे वाले जो टर्म है उसमें से R कॉमन निकालेंगे, R स्क्वायर अपॉन, इसके ब्रैकेट के अंदर से R कॉमन निकालो, तो R कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन R का स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको भी कैंसिल कर सकें, तो ये R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो G डैश अपॉन G की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल R रेज़ पावर -2। अब देखिए कि ये जो h है ये हाइट कितनी हो सकती है, ये हाइट प्रैक्टिकली अगर देखो तो r की जो वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर होती है, और अगर इसको SI यूनिट में देखोगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के इक्वल। तो ये जो कैपिटल R है ये h के रिस्पेक्ट में अगर बहुत ज्यादा है, कैपिटल R अगर h के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, मतलब ये हाइट अगर ज्यादा नहीं है, तो हम इसको लेस देन 1 कंसिडर कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल नॉमिनल कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n, 1 प्लस nx के इक्वल हम लिख सकते हैं इफ x इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। तो अगर ये x 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है तो 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n इसके इक्वल होता है 1 प्लस nx के, यानी कि ये जो पावर है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस रूल को इसमें लगाइए और बताइए कि क्या रिजल्ट बनेगा। लगाइए बेटा फॉर्मूला इसमें, ये n हो गया ये x हो गया, तो h बाई आर, अगर आप देखोगे यहाँ से इसको r से डिवाइड कर दो तो जो h बाई आर है दैट विल बी वेरी मच स्मॉलर देन 1, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ये -2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -2 इंटू एच बाई आर। तो जी डैश अपॉन जी किसके इक्वल हो जाएगा 1 - 2 एच अपॉन आर के इक्वल। तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू 1 - 2 एच बाई आर। तो इससे हम जी डैश और जी का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल कब होगा? ये एप्लीकेबल तब होगा जब एच आर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अदरवाइज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ये 1 + h/r होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर केस है, इस फॉर्मूले को हम क्या इसमें लगा सकते हैं, एक केस कंसिडर करिए, स्पेशल केस है कि अगर g की वैल्यू g/4 के इक्वल है, h अगर कैपिटल R के इक्वल हो जाए, h अगर कैपिटल R के इक्वल हो जाए तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? हाँ या ना बोलो बेटा। अगर यस h सर। R के इक्वल होगा तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? यस सर। नहीं कर सकते। h अगर कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 से बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं होगा। 1 के रिस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या? h अगर सर r बट है या r/2 है तो ये हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये तो इसमें तो हमने कोई ऐसा अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करा है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर इसमें अप्रोक्स भी नहीं चलेगा क्या, अगर h इज अप्रोक्स टू r? नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेटली r के इक्वल नहीं चलेगा। r के रिस्पेक्ट में h बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि h 100 मीटर है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन h अगर सपोज करिए कि वही 3 × 10⁶ मीटर है, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो जो कंपेरेबल डिस्टेंसेस हैं उसके लिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो नेग्लिजिबल डिस्टेंसेस है, मतलब h अगर r के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जैसे इसमें नहीं हो रही है, h r के इक्वल है, तो h को हम r के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और g डैश अपॉन g किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस h की वैल्यू r हो गई, r रेज पर -2, तो ये 2 रेज पर -2 यानी कि 1/4 के इक्वल हो। तो g डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, g डैश इज इक्वल टू g/4 के इक्वल हो। और अगर हम यहाँ पे r को रखते हैं तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, और 1 - 2 फिर तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल है, जब स्मॉल h कैपिटल R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। अगर कंपेरेबल डिस्टेंसेस हैं, जैसे r है, r/2 है या r/3 है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जहां पे आपने बाइनोमियल थ्योरम को यूज नहीं करा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दो फॉर्मूले हैं, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r, रेज पर -2, और दूसरा फॉर्मूला है g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन r, है ना। ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसको तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करा है। और इसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब h r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए, अगर हम h को 0 लेते हैं
अगर h को 0 ले लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा और g डैश g के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर आप h के रिस्पेक्ट में g का ग्राफ बनाओ तो जब h की वैल्यू 0 होगी तो ये स्मॉल g से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी तो ये डिनोमिनेटर में है। पावर -2 का मतलब है कि डिनोमिनेटर राइज करेगा। आप देखिए कि ये क्या चीज है, ये 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और हमने एक इसका स्पेशल केस भी पढ़ा था कि जब h अर्थ की सरफेस के रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि आप अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर चले जाओगे तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके 1/4 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि g/4 के इक्वल। तो अगर आप सबको हाइट के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा जाता है तो इस तरह का ग्राफ बनाओ, ठीक है। आप जब काफी हाइट पे चले जाते हो तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और इनिशियली ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। जब अर्थ की सरफेस के आप आसपास होते हो तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, इसलिए ये h की 1 डिग्री के -1 डिग्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनिशियली ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसका जो कर्व है वो डोमिनेंट होता चला जाएगा, आपको कर्व साफ साफ दिखने लगेगा। और जब हाइट ज्यादा हो जाएगी तो उसके रिस्पेक्ट में फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन के ग्राफ को फॉलो करेगा। क्लियर है बेटा? आपको ये समझना है कि ये वाला फॉर्मूला स्पेशल है और ये वाला फॉर्मूला जनरल है, इसको तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद है डेप्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हो, वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर आप जाते हो तो किस तरह से चेंज होगा। तो हमने देखो ये जैसे अर्थ की सरफेस है, ये इसका सेंटर हो गया और हम अर्थ की सरफेस के अंदर चले गए, कितना डी डेप्थ चले। तो ये देखिए ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया और ये जो डेप्थ है ये डी हो गई, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r माइनस डी। सपोज करिए कि इस वाले पॉइंट पे P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो। सरफेस पे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g के बराबर ही। तो अगर आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं, सेंटर की तरफ d डिस्टेंस चलते हैं, तो वहां पे उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो अर्थ की सरफेस पे ये सपोज करिए ये वाला जो पॉइंट है ये कैपिटल ए है, तो अर्थ की सरफेस पे जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर डेंसिटी के टर्म्स में देखोगे तो इसका फॉर्मूला आया था 4/3 पाई जी आर रो। ये फॉर्मूले अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो ये जो अर्थ है इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी को हमने रो कंसिडर करा हुआ, यानी कि जिस हिसाब से इसका वॉल्यूम चेंज होगा उसी हिसाब से इसका मास भी चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ इस वाले पॉइंट पे जाते हैं तो उससे ये डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो इसलिए ये डेप्थ या हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो डेंसिटी इसकी यूनिफॉर्म रहेगी। अगर हम डी डेप्थ के अंदर जाते हैं तो इसमें क्या चीज बदल जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन, ये जो इसकी रेडियस है ये r माइनस डी हो जाएगा, तो ये जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, और इसमें भी ये 4/3 पाए जी और r की प्लेस पे आ जाएगा r माइनस डी इंटू रो। ये दूसरा रिलेशन आ गया।
अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो जी डैश अपॉन जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाय 4/3 पाई जी आर रो। तो ये 4/3 पाई जी कैंसिल हो गया और ये रो से रो कैंसिल हो गया, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय, इसको आप सेपरेट कर सकते हो तो आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 माइनस डी अपॉन आर के इक्वल होगा। तो इसमें डेप्थ के रिस्पेक्ट में जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। इसमें हमें कोई अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है बायनोमियल थ्योरम का जिसमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें एक ही फॉर्मूला है और ये हर एक जगह एप्लीकेबल है। जब ये डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी कि जब आप सेंटर पे चले जाओगे तो डी आर के इक्वल हो जाएगा और ये आर से आर कैंसिल होके 1 माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है और ये माइनस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी ये वाला जो फैक्टर है ये बढ़ेगा और ज्यादा चीज को माइनस करोगे तो कम बचेगा। 1 डिग्री की इक्वेशन है और स्लोप नेगेटिव है, तो आप देखिए इसको अगर इससे कंपेयर करोगे ये g माइनस जी डी अपॉन आर, तो हम किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं, ये जैसे ये डेप्थ हो गया और ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, तो ये g जो है वो d के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा, g d के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्योंकि d भी 1 डिग्री में है और g भी 1 डिग्री में है, तो x और y दोनों 1 डिग्री में है, तो 1 डिग्री की जब इक्वेशन होती है तो उसका मतलब होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और नेगेटिव स्लोप, क्योंकि जैसे जैसे d बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। आप देखिए किस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे, g डैश इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर इंटू डी प्लस जी, इसको आप कंपेयर कर सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। d तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा, g डैश y को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका स्लोप हो गया नेगेटिव स्लोप है ना, और ये y इंटरसेप्ट हो गया, मतलब इस तरह से नेगेटिव स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग, 1 डिग्री का मतलब है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और जब हम x को 0 पुट करेंगे यानी कि d को 0 पुट करेंगे तो g डैश d के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे g के इक्वल होगा और यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो डेप्थ के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कम होता चला जाएगा और सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जब हाइट बढ़ती है तब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है और जब अंदर जाते हैं अर्थ की सरफेस पे तब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है। तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सरफेस के ऊपर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ग्राफ, ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है हाइट के रिस्पेक्ट में और डेप्थ के रिस्पेक्ट, तो ग्राफ अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उस रोटेशन की वजह से भी उसके जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसमें कमी आती है। देखिए जैसे ये अर्थ है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप एक प्लेन बनाओगे तो ये प्लेन आपको सर्कुलर दिखाई देगा। ये जो सर्कुलर प्लेन होता है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट लीजिए और इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करें, ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये अर्थ की रेडियस हो गई, ये अर्थ का सेंटर हो गया और ये कोई पॉइंट है
इस पॉइंट की पोजीशन को हम इस एंगल से डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड एंगल है, लैटिट्यूड, ये क्या एंगल होता है? इज द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट से अर्थ को ज्वाइन करिए, तो जो लाइन है जो पॉइंट को और सेंटर ऑफ अर्थ को ज्वाइन करेगी, वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो अर्थ के ऊपर जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को हम उसके लैटिट्यूड से बताते हैं। तो लैम्डा का ध्यान रखिएगा, लैम्डा इज कॉल्ड लैटिट्यूड। सपोज करिए कि ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी तो इसके हर एक पॉइंट पे एक सर्कुलर मोशन होगा। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो हर एक पॉइंट है वो एक सर्कल में मूव करेगा। तो ये वाला पॉइंट इस सर्कल में मूव कर रहा है, और इस सर्कल की जो रेडियस है उस रेडियस के हिसाब से इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है। तो अगर ये वाला एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा, और इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज सूडो फोर्स। आपने ये पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और इसको x कंसीडर कर लिया। तो जो p का सर्कुलर मोशन होगा, ये जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका हर एक पॉइंट एक सर्कल में मूव करेगा। तो ये अगर इस तरह से रोटेट कर रही है तो ये पॉइंट भी इस तरह से रोटेट करेगा, उसका ये सर्कल बनेगा, और उसका जो रेडियस है p का जो सर्कुलर मोशन है उसकी जो रेडियस है वो x के बराबर है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है एम आर की जगह यहाँ पे x आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं एफ सी से डिनोट कर रहा हूँ, ये एफ सी। और कौन सा फोर्स इस पे लगेगा? और एक फोर्स, अगर यहाँ पे सपोज करिए कि हमने एक पॉइंट को रख दिया जिसका मास m है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ m इंटू जी, यानी कि वेट इज टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे पॉइंट होगा तो सेंटर की तरफ, यहाँ पे पॉइंट होगा तो सेंटर की तरफ। तो जो वेट है वो mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो p पॉइंट है उस पे एक तो एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रही है अर्थ, उसकी वजह से पॉइंट के अंदर जो सर्कुलर मोशन है उस सर्कुलर मोशन की वजह से उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रेजेंस में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब देखिए ये एंगल अगर लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर, वो तो हो जाएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और अर्थ की सरफेस की तरफ जो इसका कंपोनेंट है वो हो जाएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। तो देखिए इसका कंपोनेंट वेट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका इफेक्ट वेट की डायरेक्शन में कोई नहीं आएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वेट को कम करेगा, इसका एपरेंट वेट कम हो जाएगा, और इसके एपरेंट वेट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसका नेट जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? एम जी अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और ये नेट वेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जी डैश कंसिडर करें तो इसका जो एपरेंट वेट है वो m इंटू जी डैश के बराबर हो जाएगा। ये एपरेंट वेट हो, m इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा इज इक्वल टू m जी डैश। ये m से m कट जाएगा, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी g माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा की। तो देखिए ये अलग अलग पोजीशन पे अगर हम x की वैल्यू
ये जैसे x है इसको 0 लेते हैं, मतलब इसके एक्सिस पे होगा, तो g डैश g के बराबर हो जाए। तो अगर ये x 0 के इक्वल आता है, मतलब इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो g डैश की वैल्यू g के बराबर आएगी। अगर इक्वेटर पे पॉइंट लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो cos लैम्डा cos 0 1 हो जाएगा, और ये g डैश इज इक्वल टू g माइनस x ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो हम r के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो इक्वेटर पे देखिए, एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर लैम्डा की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और लैम्डा अगर 0 हो गया तो g डैश हो जाएगा g माइनस x ओमेगा स्क्वायर cos 0, एंड cos 0 इज 1, तो g माइनस x ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। पोल्स पे अगर देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे पोल्स के ऊपर, दीज आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो पोल्स के ऊपर लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल, तो एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लैम्डा अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो cos 90 0 हो जाएगा, और g डैश की वैल्यू g के बराबर होगी। तो इक्वेटर पे g डैश होता है g माइनस x ओमेगा स्क्वायर, और पोल्स पे g डैश होता है g के इक्वल। हम इस x को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आप देखिए कि ये लैम्डा के रिस्पेक्ट में x अपॉन r, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो x को हम r cos लैम्डा लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर r cos लैम्डा लिखेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस r cos लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू cos लैम्डा, तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। तो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से भी अलग अलग टाइम पे अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो अलग अलग होती है, ओमेगा की वैल्यू अलग अलग होगी, और ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये जी डैश बदलता है। ठीक है, तो जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आता है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है, नॉट इन द सिलेबस। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 11th और 12th नहीं करनी है, आगे भी एग्जाम देने हैं। तो बेटा आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी पेज नंबर 1 से लेके 10 तक। और 1 मार्कर क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे। ठीक है, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आज की थ्योरी से रिलेटेड है। ओके सर। ठीक है, ये आप अपने रजिस्टर पे लिखिएगा और इनको रिवाइज करिएगा। सर लिख लिया। ठीक बेटा। सर लीव कर दूं?